ठीक है, आइए समझते हैं कि देश में जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में क्या फ़र्क होता है, इनका क्या मतलब होता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन सबको समझने से पहले हमको समझना होगा कि इन्हें डिसाइड किससे किया जाता है, क्योंकि इन सब के लास्ट में लगा हुआ है प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। यानी भारत में, यानी देश में जितने भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है उनसे ही रिलेटेड ये जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को काउंट किया जाता है। जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को समझने से पहले हमें इन प्रोडक्शन के फैक्टर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम समझते हैं कि प्रोडक्शन फैक्ट के कितने फैक्टर होते हैं, यानी उत्पाद के कारक। तो पहली चीज हम क्या समझेंगे, प्रोडक्शन फैक्टर। प्रोडक्शन फैक्टर, प्रोडक्शन फैक्टर मतलब उत्पाद के कारक। अच्छा, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए मान लेते हैं कि हमें जो है एक एलईडी बल्ब का प्रोडक्शन करना है, एलईडी बल्ब का प्रोडक्शन करना है। तो इस एलईडी बल्ब के प्रोडक्शन के लिए इसकी हमें अगर कंपनी लगानी है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ हमें जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है लैंड, ज़मीन, लैंड जहाँ पर हम अपनी कंपनी लगाएंगे। दूसरा, उस कंपनी में काम करने के लिए हमें लेबर चाहिए रहेगा, लेबर, लेबर, ठीक है। उसके बाद हमें ये लेबरों को देने के लिए पैसा चाहिए रहेगा, ज़मीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए रहेगा। तो तीसरी चीज़ रहेगी मनी, मनी, ठीक है, मनी। और ये मनी कौन लगाएगा, हमें वो पैसा कौन देगा, या हम खुद उस पैसे को लगाएंगे। तो जो पैसे को लगाता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एक एलईडी की कंपनी लगाने के लिए हमें इतनी चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या, लैंड, लेबर, मनी और एंटरप्रेन्योर। लैंड यानी ज़मीन जहाँ पर हम अपनी कंपनी लगाएंगे, लेबर उस कंपनी में काम करने के लिए, मनी लैंड और लेबर को खरीदने के लिए, लेबर को पैसे देने के लिए, ज़मीन को खरीदने के लिए, और एंटरप्रेन्योर जो उस पैसे को लगाएगा यानी उसका मालिक। बात समझ में? तो ये चार चीज़ें होते हैं प्रोडक्शन के फैक्टर, यानी उत्पाद के कारक। अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो हमें इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब समझते हैं कि इन चार चीज़ों से हम किसी भी देश की इकोनॉमी को कितने भाग में डिवाइड करते हैं। देखिए, अभी हमारा देश की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, बस जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूँ समझने के लिए कि अगर अगर ये चारों चीज़ें यानी लैंड, लेबर, मनी और एंटरप्रेन्योर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसी प्राइवेट का है, किसी प्राइवेट का है, तो उस देश की इकोनॉमी को हम लोग कहेंगे प्राइवेट इकोनॉमी। जैसे जैसे यूएसए, ठीक है, यूएसए में जो मैक्सिमम कंपनियां होती हैं वो प्राइवेट लोग ही स्टेब्लिश करते हैं। उन कंपनियों में जो उनका पैसा लगा होता है प्राइवेट लोगों का होता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं प्राइवेट होते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो ऐसे देश की इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे, प्राइवेट इकोनॉमी। यानी देश यूएसए की इकोनॉमी कैसी है, प्राइवेट इकोनॉमी। ओके, ओके। अगर किसी देश में ये जो प्रोडक्शन फैक्टर है उनमें, उन प्रोडक्शन फैक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अगर गवर्नमेंट का है तो उस देश की इकोनॉमी को हम कहते हैं सोशल इकोनॉमी, यानी सामाजिक इकोनॉमी। और इंडिया 1991 से पहले, 1991 से पहले, यानी एलपीजी रिफॉर्म आने से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, सोशल इकोनॉमी थी, सोशल इकोनॉमी थी। और उसके बाद आफ्टर 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म आ गया उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी कैसी हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड
इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि देश में लैंड, लेबर, मनी, एंटरप्रेन्योर, इन चारों चीज़ों का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनियां भी करती हैं और गवर्नमेंट भी करती है। जैसे रेलवे गवर्नमेंट का है, लेकिन वहीं पर अगर हम रिलायंस मेट्रो की बात करें तो प्राइवेट कंपनी की है ना। वैसे ही तेल निकालने वाली कंपनियां ओएनजीसी गवर्नमेंट की है, ठीक है, रिलायंस की प्राइवेट है, ठीक है। तो यानी किसी भी देश में अगर प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनियां दोनों साथ साथ काम करती हैं और पैसे को जनरेट करती हैं, इकोनॉमी में बढ़ावा करती हैं, ऐसे देश की इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि भारत के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है, मैं मैप दिखाता हूँ, ये भारत है, इंडिया, हमारा प्यारा भारत। अब इस भारत के अंदर इंडियन टेरिटरी में, इस देश की टेरिटरी में, ठीक है, ओके, इस देश के अंदर जितनी भी कंपनियां होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, अगर वो इस देश के अंदर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हैं तो उस चीज़ का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को किस में काउंट किया जाएगा? जीडीपी में काउंट किया जाएगा, जीडीपी में काउंट किया जाएगा। इतना समझ में आया? ओके, यानी कि मैं पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि प्रोडक्शन विद इन द इंडियन टेरिटरी, प्रोडक्शन विद इन द इंडियन टेरिटरी, पहली चीज, प्रोडक्शन विद इन द इंडियन टेरिटरी, विद इन द इंडियन टेरिटरी। यानी हम जीडीपी में क्या काउंट करेंगे कि वो ऐसा प्रोडक्शन याद रखनी, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन विद इन द इंडियन टेरिटरी, इस भारत के क्षेत्र में, भारत देश के अंदर जिस किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसे हम जीडीपी में काउंट करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे भारत में कंपनी है जियो की, जियो, भारत में है टाटा, फिर भारत में काम कर रही है सैमसंग, ठीक है, सैमसंग, ओके। अब देखिए सैमसंग, ठीक है। अब जियो ने भारत के अंदर प्रोड्यूस किया 100 सिम कार्ड, क्या किया? 100 सिम कार्ड बनाया। टाटा ने बनाया 50 टाटा नमक NaCl का पैकेट, ठीक है, 50 टाटा नमक का प्रोडक्शन किया। और सैमसंग ने 100 मोबाइल, सैमसंग की मोबाइल का प्रोडक्शन किया, ठीक है, 100 सैमसंग की मोबाइल का प्रोडक्शन किया। बात समझ में आया? तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये सब की सब भारत में बनी है, जियो भारत की है, टाटा भारत की है, लेकिन सैमसंग साउथ कोरिया की है, तो कोरियन कंपनी भी, लेकिन इसने प्रोड्यूस क्या किया है? वो भारत के अंदर ही किया है। इसलिए भारत की जीडीपी में ये 100 सिम कार्ड, 50 NaCl यानी नमक और 100 मोबाइल, ठीक है, इन सब को शामिल किया जाएगा, भारत की जीडीपी में इन सब को शामिल किया जाएगा। अब मान लीजिए कि बांग्लादेश में एक इंडियन गर्ल है राधा, बांग्लादेश में कौन है? इंडियन गर्ल राधा।
और राधा ने बांग्लादेश में उगाए हैं 100 संतरे, 100 संतरे, ऑरेंज, ठीक है, 100 ऑरेंजेस। तो क्या राधा के ये 100 संतरे हमारे देश की जीडीपी में काउंट होंगे? नहीं, हमारे देश की जीडीपी में राधा के 100 संतरे काउंट नहीं होंगे। भले ही राधा इंडियन है, लेकिन उसने ये 100 संतरे कहाँ उगाए हैं? बांग्लादेश में। इसीलिए राधा की ये 100 संतरे जीडीपी में काउंट नहीं होंगे। तो कहेगा कि देश की जीडीपी कितनी हो गई, देश की जीडीपी कितनी हो गई? तो हम देखेंगे कि देश की अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी, देश की जीडीपी में हम किसको करेंगे? तो जियो ने कितना प्रोडक्शन किया? जियो प्लस टाटा ने कितना किया? टाटा प्लस सैमसंग ने कितना किया? ठीक है, सैमसंग ने कितना किया? बात समझ में आया? सैमसंग ने कितना किया? इन सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो गया? जियो ने किया 100 सिम कार्ड का प्रोडक्शन, टाटा ने किया 50 नमक की बोरी, और सैमसंग ने किया 100 मोबाइल। यानी टोटल मिला करके भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 250। ठीक है, 250 भारत की जीडीपी हो जाएगी। क्या उसमें राधा का ऑरेंज काउंट हुआ? नहीं, राधा का ऑरेंज नहीं काउंट हुआ। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। यानी कि जीडीपी में हम वही चीज़ें काउंट करेंगे जो देश के अंदर बनेंगी, भले ही कोई फॉरेन कंट्री क्यों ना हो, कोई फॉरेन इंसान क्यों ना हो। तो मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख सकता हूँ कि जीडीपी में क्या क्या काउंट होता है? जीडीपी में काउंट होता है इंडियन प्लस फॉरेन बोथ, इंडियन का प्रोडक्शन और फॉरेन प्रोडक्शन बोथ। ठीक है, सबका प्रोडक्शन काउंट होता है। ठीक है, जीडीपी में इंडियन प्लस फॉरेन प्रोडक्शन सब काउंट होता है। जैसे फॉरेन हमारे लिए क्या होगी? सैमसंग कंपनी, सैमसंग साउथ कोरिया की है, सैमसंग साउथ कोरिया की है, लेकिन इसने प्रोडक्शन कहाँ किया? प्रोडक्शन कहाँ किया? भारत में किया है। इसीलिए इसको किस में काउंट किया जाएगा? जीडीपी में काउंट किया जाएगा। इतना क्लियर है? ओके। अब देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए कि जियो ने, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जियो ने 2022 में 500 सिम कार्ड बनाए, और ये 500 सिम कार्ड सेल कब होते हैं? सोल्ड इन 2023। तो बताओ कि देश की जीडीपी में कौन से साल में जियो का ये 500 सिम कार्ड को ऐड किया जाएगा? 2022 में या 2023 में? 2022 में या 2023 में? 2022 में क्या हुआ है? ये प्रोड्यूस हुआ है और 2023 में सेल हुआ है। तो देश की जीडीपी में जियो के जो 500 सिम कार्ड है वो 2022 में ही काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि जीडीपी प्रोडक्शन के साथ मैटर करता है, सेलिंग के साथ नहीं। जीडीपी प्रोडक्शन को बताता है, सेलिंग को नहीं। इसलिए किसी भी सामान का प्रोडक्शन, उत्पादन कब हुआ है वो उस साल की जीडीपी में काउंट होगा। वो कब बिकता है इससे कोई मैटर नहीं है। बात समझ में आई? इससे कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि जीडीपी में वही चीज़ काउंट होता है जो उस साल को काउंट किया जाता है जिस साल कोई भी प्रोडक्ट बना होता है। ठीक है, जिस साल कोई भी प्रोडक्ट बना होता है। सो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख दूँ कि प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट काउंटेड, मैन्युफैक्चर्ड
प्रोडक्ट काउंटेड, नॉट सोल्ड, वो बिका या नहीं बिका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बना कब है वही काउंट होता है। बात समझ में आई? अच्छा, मान लीजिए कि एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन है कि गेहूं है, वीट, 1 किलो वीट, ठीक है, 2022 में 1 किलो वीट इसको प्रोड्यूस किया गया, और इस 1 किलो वीट की जो कीमत थी वो 20 रुपये थी, ठीक है। लेकिन इस वीट से क्या बना दिया गया, फ्लोर, आटा बना दिया गया, आटा बना दिया गया इससे, आटा। और इस 1 किलो आटे की जो कीमत हो गई, अब वो कीमत हो गई 30 रुपये, ठीक है। और इस आटे से क्या बना दिया गया, बिस्किट्स, कुकीज़, बिस्किट्स, ठीक है। और इस 1 किलो बिस्किट्स की जो कीमत हो गई, 1 किलो बिस्किट्स की कीमत हो गई 300 रुपये। तो बताइए कि देश की जीडीपी में, 2022 के देश की जीडीपी में इसमें से कौन सा प्रोडक्शन प्राइस ऐड होगा, वीट वाला, फ्लोर वाला या कुकीज़ वाला? तो इसमें ऐड होगा कुकीज़ वाला, यानी कि जीडीपी में हमेशा लास्ट प्राइस को ऐड किया जाता है, बीच में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, वो कुछ नहीं। जीडीपी में हमेशा लास्ट प्राइस काउंट किया जाता है, यानी मैं चौथा पॉइंट यहाँ लिख दूँ। चौथा पॉइंट क्या लिख सकता हूँ कि जीडीपी लास्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट काउंटेड इन जीडीपी में हमेशा किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट प्राइस काउंट किया जाता है। बात समझ में आया? जीडीपी में किसका काउंट किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट प्राइस काउंट किया जाता है। इतना समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारे भारत देश का कोई भी इंसान हो, कहीं पर भी प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो भारत के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है या भारत के बाहर प्रोडक्शन कर रहा है, उसके प्रोडक्शन को ऐड किया जाएगा जीएनपी में, ठीक है। उसके प्रोडक्शन को कहाँ ऐड किया जाएगा, जीएनपी में। यानी फिर से हम वही सिनेरियो लिखते हैं कि जैसे जियो, टाटा और सैमसंग, भारत में कौन है, जियो, टाटा, सैमसंग। जियो ने बनाए 100 सिम कार्ड, टाटा ने 50 नमक की बोरियां, और सैमसंग ने 100 मोबाइल फ़ोन। और बांग्लादेश में है राधा ने उगाए 100 संतरे। चूँकि ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या क्या ऐड होगा, जो हमारे देश का है। हमारे देश का कौन है, जियो हमारे देश का है, टाटा हमारे देश का है, राधा हमारे देश की है। तो यानी इन सब का प्रोडक्शन जीएनपी में काउंट होगा। जीएनपी में क्या काउंट होगा, इन सब का प्रोडक्शन काउंट होगा। यानी अगर मैं जीएनपी को लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा जियो प्लस टाटा
प्लस राधा, ठीक है। जियो ने कितना किया 100, टाटा ने किया 50 और राधा ने किया 100, ठीक है। टोटल जीएनपी कितना हो जाएगा 250, ठीक है। टोटल जीएनपी कितना हो जाएगा 250। यानी हम इसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जीएनपी में उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाता है जो भारतीयों के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। भारतीय चाहे कंपनी हो, इंडियन चाहे कंपनी हो या इंडियन लोग हों। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस ओनली। बात समझ में आई? क्या सैमसंग को इसमें काउंट किया जाएगा? नहीं। क्या सैमसंग को इसमें काउंट किया जाएगा? नहीं, सैमसंग को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई? सैमसंग को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब वो पूछता है कि जीडीपी और जीएनपी में क्या रिलेशन है। जीडीपी और जीएनपी में क्या रिलेशन है, तो देख लेते हैं कि अगर हमें जीएनपी निकालना है तो हम कह सकते हैं कि जीएनपी इज इक्वल टू जो जीडीपी था, जीडीपी में हमने सबको काउंट किया था, चाहे जियो हो, टाटा हो, सैमसंग हो। जो देश के अंदर था हमने सबको काउंट किया था, ठीक है। लेकिन जो देश के बाहर था उसको काउंट नहीं किया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो देश के अंदर था वो क्या था, वो हमारा वाई था, ठीक है। ये देश के अंदर जो है वो कोई है वाई, सैमसंग जो है, सैमसंग को हम कह देते हैं कि ये वाई पर्सन है। और जो राधा देश के बाहर थी उसे हम कह देते हैं क्या है, ये हमारी एक्स पर्सन है। सैमसंग, राधा कौन है, हमारी एक्स पर्सन है। तो जब हम जीएनपी निकालेंगे तो जीएनपी को हम जीडीपी को रिलेट करके कैसे निकाल सकते हैं कि इस जीडीपी में से हमने जीडीपी में से किसे घटाया था, तो हमने जीडीपी में से जो था ये राधा को घटाया था, ठीक है। जीडीपी में से हमने राधा को घटाया था, उस वक्त में हमने राधा को घटाया था। लेकिन इस वक्त में अगर हम जीएनपी की बात कर रहे हैं, तो हम राधा को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और वाई जो सैमसंग है उसको निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? ओके। तो हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे हमारी जो जीडीपी आई थी काउंट करके वो आई थी 250, ठीक है। जीडीपी कितनी आई थी 250। उस वक्त में अगर हम देखते हैं हमारा एक्स क्या है, राधा को हमने ऐड कर दिया, और वाई क्या है, सैमसंग को हमने घटा दिया। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा जीएनपी और जीडीपी दोनों ही बराबर आ जाते हैं, ठीक है। जीएनपी और जीडीपी दोनों ही बराबर आ जाते हैं। अब देखो, जब भी किसी देश की सिचुएशन ऐसी हो कि जहाँ पर जीडीपी और जीएनपी इक्वल हो, तो उसका मतलब ये है कि उस देश में तरक्की बहुत अच्छी चल रही है। यानी कि उस देश में जितनी फॉरेन कंपनियां आकर के मुनाफा उठा रही हैं, उतना ही उस देश के लोग बाहर जाकर के बाहर की देशों में मुनाफा कमा रहे हैं, और उस मुनाफे को, उस प्रॉफिट को देश के अंदर भेज रहे हैं। यानी जितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है उतना ही पैसा बाहर से हमारे देश में आ जा रहा है, ठीक है। उतना ही पैसा हमारे देश में आ जा रहा है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम किसे शामिल करते हैं, सिर्फ हमारे भारतीयों को। वो फिर भारतीय चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में कौन जाएगा, मरने के लिए जाना है, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, कहीं पर भी भारतीय होंगे तो उनके पैसों को, उनके प्रोडक्ट को हमारे जीएनपी में काउंट किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब तीसरी कंसेप्ट को समझते हैं, एनएनपी को। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा है नेट
नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट यानी एक्चुअली में भारत में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में हम समझते हैं। एक्चुअली में भारत में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। और अगर हम देखें कि हमारे इस देश में जियो, टाटा, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाता है, सैमसंग, और यहाँ है राधा। हमने क्या कर दिया है कि हमने जीडीपी निकाल लिया है। जीडीपी, हमारा जीडीपी आया है 250। फिर हमारा एनएनपी भी निकल गया है, जीएनपी निकल गया है। जीएनपी भी क्या आ गया है 250। अब हमें क्या निकालना है, हमारा एनएनपी। अब देखो, एनएनपी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि हमारे जीडीपी में से, हमारे जीएनपी में से डिप्रेसिएशन को घटा दिया जाए। डिप्रेसिएशन मतलब समझते हो, टूट फूट। मान लेते हैं कि जो जियो ने 100 सिम कार्ड बनाए थे, टाटा ने जो कि 50 नमक की बोरियां बनाई थी, सैमसंग ने 100 मोबाइल बनाया था, और राधा ने 100 संतरे उगाए थे। तो इन सब का, जैसे कि जिससे हमने जीएनपी निकाला है, उस जीएनपी के केस पर हमने देखते हैं कि ये जो जियो कंपनी थी, जियो कंपनी के 100 सिम कार्ड में से कितने जो है 10 सिम कार्ड खराब हो गए। 10 सिम कार्ड क्या हो गए, खराब हो गए। टाटा की 50 बोरियों में से जो कि 5 बोरियां नमक की खराब हो गई। ठीक है, और सैमसंग की 100 मोबाइल में से 5 मोबाइल खराब हो गया। ठीक है, सैमसंग की 5 मोबाइल में 100 मोबाइल में से 5 जो कि मोबाइल ये खराब हो गया है। ठीक है, और राधा ने ऐसे ही क्या किया है कि जो 100 संतरे उगाए थे उसमें से 10 संतरे क्या हो गए, सड़ के खराब हो गए हैं। 10 संतरे सड़ के खराब हो गए हैं। तो क्या किया जाता है कि जो एनएनपी होता है ना, एनएनपी को निकाला जाता है। एनएनपी को निकाला जाता है। जो हमारा जीएनपी है उसमें से जो ये टूट फूट हुआ है, जो चीज़ें खराब हो गई, डिप्रेसिएशन, डी क्या रहता है, डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास, हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास, डिप्रेसिएशन हिंदी में क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास। जो चीज़ें खराब हो गई हैं, उन्हें अगर घटा दिया जाता है तो हमारा आ जाता है एनएनपी। क्या आ जाता है, एनएनपी। तो हम अगर क्या करें कि ये सबका जो डिप्रेसिएशन है अगर टोटल जोड़ लें तो 10 इसमें से 10 ये हो गया, 5 ये और 10 ये, यानी 10 10 20 10 30। टोटल डिप्रेसिएशन कितना हो गया, 30। टोटल डिप्रेसिएशन 30 हो गया। तो जीएनपी एनएनपी क्या हो जाएगा, जीएनपी -30, यानी जीएनपी हमारा आया था 250 -30, अब क्या आ जाएगा 220, यानी ये 220 हमारा क्या आ गया, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि 220 ही ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे देश के लिए काम आए। बात समझ में आ रहा है, 220 ही ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे देश के लिए काम आए हैं। इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हुआ, बहुत सही, ओके, ठीक है। अब
कुछ चीज़ों को समझते हैं कि अगर क्या सिचुएशन आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे। जैसे हमने जीडीपी निकाला, जीडीपी निकाला हमारा 250 आ गया। दूसरा है फिर हमने जीएनपी निकाला, वो भी 250 आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमने एनएनपी निकाला, वो कितना आ गया 220 आ गया। ठीक है, इन सब में से हमारा जो एक्स था, एक्स यानी कि हमारी जो राधा थी उसने 100 प्रोडक्ट पैदा किए थे और वाई जो था सैमसंग वो भी 100 प्रोडक्ट पैदा किया था। ठीक है, तो मैंने पहली सिचुएशन क्या बताई थी कि पहली सिचुएशन ये थी फर्स्ट केस 1 कि अगर GNP बराबर हो जाए GDP के, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है कि यानी भारत में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर की कंपनियां जितना आकर के फ़ायदा कमा रही हैं, उतना ही फ़ायदा हमारे लोग बाहर जाकर के कमा ले रहे हैं। इसलिए हमारे देश का GNP और GDP सेम हो गया। लेकिन कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर ना उनके देश में कोई आता है और ना ही उनके देश से कोई बाहर जाता है, यानी उस देश में ये एक्स और वाई वाला फैक्टर ही नहीं होता है। तो वैसे सिचुएशन में भी उस देश की जो इकोनॉमी होगी, उस देश का जो जीडीपी होगा, जीएनपी होगा, वो दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन वो जीडीपी उस देश के लिए खतरनाक होगी। ऐसे देश की इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसे नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। कौन? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में ना कोई कंपनी बाहर से आती है और ना ही वहाँ के लोग वहाँ उस देश से बाहर जाते हैं, इसलिए उसका जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर हो जाएगा। जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब कभी कभी पूछता है एक चीज, नेट फैक्टर इनकम किसे कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम, देखो क्या पूछता है, नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम कुछ नहीं होता है, जो हमने निकाला क्या, जीएनपी। जीएनपी क्या था, जीडीपी में से जो अपने देश का है उसे जोड़ दो और जो अपने देश का नहीं है उसे घटा दो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये जो x माइनस वाई है, यही क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम। बात समझ में आ गई? नेट फैक्टर इनकम, ये x माइनस वाई, यानी जो हमारे देश का उसे जोड़ दो x और जो हमारे देश का नहीं उसे घटा दो y, ये x माइनस वाई ही क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि फाइंड द जीएनपी, क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन कहता है फाइंड the GNP if the net factor income of a country, if the net factor income of a country is 50, तो बताइए, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम ऑफ अ कंट्री इज 50 एंड जीडीपी इज 400। जीडीपी कितना दिया है, 400। तो देश का जीएनपी क्या होगा, निकाल लेंगे। सिंस
हमें पता है जीएनपी क्या होता है, जीडीपी में से हमारे देश का जो है उसे जोड़ दो, हमारे देश का जो नहीं है उसे घटा दो, और यही होता है हमारा नेट इनकम फैक्टर। जीडीपी दिया है 400 और ये प्लस क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल 450। जीएनपी क्या हो गया 450। अब देखो क्योंकि यहाँ पर जीडीपी था 400, जीएनपी आ गया 450, ठीक है। जीडीपी था 400 और जीएनपी आ गया है 450, ठीक है। ओके, तो सोचो कि अगर किसी देश की जीडीपी कम हो और जीएनपी ज़्यादा हो तो इसका क्या मतलब है। तो जीएनपी कब बढ़ता है, जीएनपी बढ़ता है जब हमारे देश के लोग देश विदेशों में ज़्यादा हों। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब जीएनपी बढ़ेगा तो हमारे देश में कंपनियां जो हैं वो कम हैं, फॉरेन कंपनियां कम हैं, और हमारे देश के लोग बाहर फॉरेन में अधिक है। यानी फॉरेन कंट्री से हम मुनाफा ज़्यादा कमा रहे हैं और हमारे देश से पैसा बाहर कम जा रहा है। बात समझ में आई। हाँ, तो उस सिचुएशन में जीएनपी ज़्यादा होगी। किस सिचुएशन में, जब 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 हमारे देश के लोग फॉरेन में ज़्यादा हों, वहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है, यानी हम बेनिफिट ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। और हमारे देश से कंपनियां जो हैं वो कम मुनाफा कमा रही हैं। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो हमारा जीएनपी तो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जीएनपी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, देश के लिए अच्छा है। लेकिन अगर फॉरेन कंपनियां देश में कम हैं तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सरकार देश के सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है। और जब देश में बहुत सारी फॉरेन कंपनियां आती हैं तो उनके साथ रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट भी आता है। इसीलिए हमारे देश में जितनी अधिक फॉरेन कंपनियां आ सकें उतना बेहतर है, जितना अधिक एंटरप्रेन्योरशिप हो सके उतना बेहतर है, ठीक है, जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छी बात है। बात समझ में आई। ओके, सो आई होप ये तीनों कंसेप्ट जीडीपी, जीएनपी एंड प्रोडक्शन फैक्टर क्या क्या होता है ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।